तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम पर। और इस वीडियो में हम लोग 2025 में आए गणित के पेपर का सॉल्व करेंगे, जिसका पेपर कोड था 822 सीबी। और इस चैनल पर आपको अन्य पेपर सेट भी मिल जाएंगे जो कि उत्तर प्रदेश के हैं। और इस वीडियो में हम लोग 822 सीबी पेपर कोड को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, विकल्प है जो देखिए खंड अ और खंड ब, दो खंड में हमारा पेपर होता है, जिसमें खंड अ जो होता है वो पूरा का पूरा 20 विकल्प होता है और खंड ब हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने वाला यानी कि वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं। तो चलिए खंड अ बहुविकल्पीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है, दो संख्याओं ए और बी का एचसीएफ 5 है और उनका एलसीएम 200 है, तो ए और बी का गुणनफल क्या होगा। तो आप सब जानते हैं कि अगर दो संख्याओं का गुणा करें, यानी प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या, तो आप सब जानते हैं दो संख्याओं का एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। यानी अगर दो संख्याओं का एलसीएम निकालें और एचसीएफ निकालें तो एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करने पर उतना ही आएगा जितना उन दोनों संख्याओं का गुणा करने पर आएगा। यानी कि एचसीएफ आपको दिया है, एलसीएम दोनों दिया है, तो एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करने पर उतना ही आएगा जितना इन ए और बी का गुणा करने पर आएगा। तो कह रहा है ए और बी का गुणनफल बताइए, तो आप एलसीएम और एचसीएफ का गुणा कर दीजिए, जितना आएगा वही ए बी का गुणा भी होगा। यानी कि 200 पंचे 1000, यानी 1000 ये हमारा ऑप्शन सही है, यानी बी ऑप्शन हमारा सही है। चलिए, अच्छा, इसी क्वेश्चन को यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है तो इंग्लिश वाला आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। उसी बात को अगर हिंदी में ना समझ में तो इंग्लिश में समझ सकते हैं। फिर देखिए, लिखा है संख्या 4√3 ये कैसी संख्या है। तो देखिए इसमें √3 आ गया, यानी कि ये अपरिमेय संख्या है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है यदि 20 और 25 का एलसीएम 100 है तो एचसीएफ कितना होगा। तो देखिए आप सब जानते हैं कि 20 और 25 ये प्रथम संख्या है, द्वितीय संख्या है, और इसका एलसीएम दिया है। तो देखिए प्रथम संख्या, देखिए ये जो फार्मूला मैंने लिख रखा है इसी फार्मूले पर लग जाएगा। आपको प्रथम संख्या कितना दिया है यहाँ पर देख सकते हैं आप, प्रथम संख्या इसमें 20 दिया है तो प्रथम संख्या की मान 20 लिख दीजिए, बीच में गुणा है तो गुणा कर दीजिए। द्वितीय संख्या कितना दिया है, 25 दिया है तो 25 लिख दीजिए, बराबर की जगह पर आप बराबर लिख दीजिए। और क्वेश्चन में देखिए एलसीएम का मान 100 दिया है, एचसीएफ पूछ रहा है, तो एलसीएम का मान आप लोग 100 लिख दीजिए और गुणे एचसीएफ हमसे पूछ रहा है, तो 100 को अगर इधर ट्रांसफर करेंगे तो देखिए 100 और एचसीएफ के बीच में गुणा है, तो 100 अगर इधर भेजेंगे तो ये बटे में 100 आएगा। और फिर काटेंगे तो देखिए 20 पंचे 100 और 5 से 25 को काट देंगे तो 5 25, तो 5 आ गया हमारा आंसर, यानी कि हमारा डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। अब इसके बाद यही क्वेश्चन देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है, फिर देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1/x² + 6 = 1/10, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो कितना आसान सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं हम लोग। देखिए 1/x² + 6 बराबर दिया है 1/10, तो आप तिरछा गुणा कीजिए, तो x² + 6 का 1 में गुणा होगा तो x² + 6 हो जाएगा। फिर एक तरफ का तिरछा गुणा हो जाए तो दूसरे तरफ वाला कीजिए, 10 × 10। देखिए जब भी बराबर के चिन्ह के इधर भी भिन्न हो, बटा हो, यानी कि फ्रैक्शन हो, और बराबर के इधर भी फ्रैक्शन हो, तो हमेशा तिरछा गुणा करते हैं। और देखिए x² + 6 का 1 में किया तो वही रह गया, और 10 × 10। अब देखिए +6 इधर जाएगा तो 10 और +6 इधर जाएगा तो -6 हो जाएगा, तो x² का मान आ गया 4 और इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर वाला चला जाएगा अंडर में, √4 का मान आप सब जानते हैं +-2 होता है, यानी कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं, यही क्वेश्चन यहाँ पर चौथा वाला क्वेश्चन ही यहाँ पर इंग्लिश में दिया हुआ है, तो आप लोग समझ चुके हैं बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है 2x² - 8x + c = 0 के मूल बराबर है, तो c का मान बताइए। आप सब जानते हैं कि इसमें विविधकर से हम लोग लगाएंगे। देखिए ये का मान क्या दिया है, तो ये का मान दिया है 2, बी का मान क्या दिया है, बी का मान दिया है -8, और सी का मान हमारा c ही है। अब कह रहे इसके मूल बराबर है तो सी का मान बताइए। इसके मूल बराबर है, यानी इसके मूल बराबर, तो बी इसको जब मूल बराबर होते हैं तो b² - 4ac, ये इसको विविधकर कहते हैं, इसका मान 0 हो जाता है। जब भी किसी भी क्वेश्चन में कहें मूल बराबर है तो आप हमेशा आंख बंद करके b² - 4ac = 0 ये फार्मूला लगा दीजिए और फिर इस पर मान रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए कह रहा है मूल बराबर है, यानी कि ये फार्मूला लगा देना है। अब क्या करना है, b का मान हमें दिया है -8, तो -8 का स्क्वायर होगा, तो क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, -4 और ये के बीच में गुणा है, ये का मान क्या दिया है 2, और c की जगह पर तो c ही रहेगा क्योंकि c का ही मान ज्ञात करना है। अब देखिए 64 - 4 दूना 8c हो गया, और 8c उधर जाएगा तो बराबर के उधर जाएगा, तो देखिए इधर -8c है, उधर जाएगा तो +8c हो जाएगा। देखिए क्या किया मैंने, -4 दूना 8
और सी तो 8c यानी -8c, और -8c बराबर के उधर भेज दिए तो +8c हो गया। अब 8 से 8 और c के बीच में गुणा है तो आधा इधर आएगा तो बटे में आएगा, और 8 से 64 को काट देंगे तो 8 के 8, 8 9 64, यानी हमारा c का मान 8 आ जाएगा, यानी हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। इसी चीज को इंग्लिश में लिखा है तो इससे हमें मतलब नहीं है। चलिए देखते हैं मतलब क्या है, ये इसमें भी 8 सही हो जाएगा। यदि x² - 3x + 5 का एक शून्य 2 है तो ये का मान बताइए। तो देखिए जो शून्य होता है इसको यहाँ पर रख देंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा। तो देखिए शून्य 2 है तो इसमें रख दीजिए। देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, x² - 3x + 5a। अब इसका शून्यक क्या है, शून्यक है, शून्यक दिया है आपको 2, शून्य दिया है 2, यानी कि जहां जहां इसमें यक्स है यहाँ पर 2 लिख देंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा। तो 2 लिख दीजिए। तो देखिए यक्स की जगह पर 2 लिखेंगे तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 3 गुणे यक्स का मान 2 दिया है 2 हो गया प्लस 5a, और जब शून्य का मान रख दिए तो यानी इसका मान क्या आ जाएगा, अब 0 हो जाएगा इसका मान। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया माइनस 3 दूना 6 हो गया प्लस 5a हो गया बराबर 0। अब देखिए 6 में से 4 के -2 होगा, -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, और इधर बचेगा 5a। अब 5 और ये के बीच में गुणा है तो 5 इधर जाएगा तो 2/5 हो जाएगा। तो 2/5 हमारा आंसर सही है, यानी सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। चलिए यही क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा है, कोई मतलब नहीं है। बहुपद इतने का शून्यक होगा तो शून्यक कैसे निकालेंगे, आप सब जानते हैं कि इसका हमें गुणनखंड करना पड़ेगा। तो चलिए x² - 5x + 6 का शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए बराबर 0 कर देते हैं ऐसे, फिर इसका गुणनखंड करते हैं। तो देखिए 6 का x² का गुणांक क्या है, 1 है, तो 1 गुणे 6 करेंगे तो आ जाएगा 6, और फिर बीच में क्या है -5। अब सोचिए ऐसा कौन सा दो संख्या है जिसका गुणा करने पर 6 है और जोड़ने या घटाने पर -5 है। तो आप सब जानते हैं कि यह आएगा -2 और -3, ये दो हमारी संख्या होगी। यानी -2 और -3 का गुणा करें तो माइनस का गुणा प्लस 2 3 6 हो जाएगा, और अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो -5 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको हमें इस फार्मूले पर रखकर इसका गुणनखंड कर देना है। तो देखिए जब भी x² का गुणांक 1 रहे तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो -2 ऐसे लिख दीजिए और आगे कोष्टक लगाकर x लिखकर कोष्टक लिख दीजिए, फिर -3 लिखा है -3 लिखिए और x लगाकर कोष्टक बना दीजिए तो बराबर 0। अब ये आपका गुणनखंड होकर तैयार हो गया। ऐसा गुणनखंड तभी आप कर सकते हैं जब x² का गुणांक 1 होगा, 1 के अलावा कुछ होगा तो ये टेक्निक नहीं लगेगा, तब दूसरे तरीके से लगाना पड़ेगा। लेकिन आसान तो लगा दिया मैंने। देखिए -2 पहले लिखिए, फिर x लगाकर कोष्टक, फिर ये कितना है -3 है, अगर +3 होता तो +3 लिखता हो, x लगाकर कोष्टक बनाए, पर -3 है तो -3 लगाकर कर दिया। अब देखिए x -2 है तो यदि x -2 बराबर 0 तो -2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर +2 हो जाएगा। ऐसे ही x -3 बराबर 0 कीजिए तो x -3 बराबर 0, अगर दूसरे कोष्टक वाला 0 करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, -3 इधर जाएगा तो +3, तो 2 और 3 ये हमारा हो गया, यानी डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। इसके बाद यही चीज इंग्लिश में दिया है, फिर दिया है -5, 6 किस चतुर्थांश में होगा, तो आप सब जानते हैं चतुर्थांश में ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। तो बताइए -5 है यानी x का मान माइनस है, तो x का मान माइनस यानी ये वाला भुजा लेंगे हम, और y का मान 6 है प्लस में है तो y का मान प्लस में है, यानी कि इससे तो यानी कि हमारा सेकंड चतुर्थांश हो गया, तो चतुर्थांश दूसरा हो गया। तो ये 8वां नंबर क्वेश्चन इस तरह से हमने लगा लिया। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया है त्रिज्या ये और इसका चाप केंद्र पर थीटा को अंतरित करता है। तो चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई का θ/360 गुणे 2πr, यही हमारा ये फार्मूला होता है। तो फार्मूला आपको याद होगा, ये फार्मूला है इसका। अगर त्रिज्या r होता तो यहाँ r लिखते और फिर सेम टू सेम फार्मूला हो जाता। यही चीज इंग्लिश में लिखा है, तो यानी 9वां का हमारा बी ऑप्शन सही है। फिर 10वां नंबर देखिए। 10वां नंबर कह रहा है ABC और DEF दो समरूप त्रिभुज हैं। तो ये का मान 45 दिया, बी का मान 56 दिया, तो सी का मान बताइए। तो 45 56 जोड़ लीजिए, 45 56 जोड़ लीजिए, 180 में से घटा दीजिए, क्योंकि ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं भाई। अब देखिए मैं समझा रहा हूं आप सबको। देखिए ABC पहले बना लीजिए, देखिए ये ABC बन गया। देखिए पहला अक्षर क्या है, ये है, तो ये यहाँ मानिए, फिर दूसरा अक्षर B है, B यहाँ मानिए, तीसरा अक्षर C है, C यहाँ मानिए। ऐसे दूसरा त्रिभुज बनाइए आप। देखिए पहला अक्षर सबसे ऊपर माने थे, तो इसमें पहला अक्षर सबसे ऊपर मान लीजिए D, दूसरा अक्षर E यानी बीच वाला कहाँ माने थे, यहाँ पर, तो इसमें भी बीच वाला E को यहाँ मान लीजिए, और F यहाँ मान लेंगे।
अब देखिए कह रहा है ये का मान 45 यानी ये 45 है, तो ये 45 है। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो भाई ये 45 है तो डी भी 45 हो गया, तो ये दोनों तो 45 45 हो गए। ऐसे ई का मान 56 है, तो ई का मान 56 है, तो अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो ये भी 56 होगा। अब ये 45 हो गया, ये 56 हो गया, तो सी का मान बताइए कितना होगा। तो सी का मान कितना होगा, तो देखिए तीनों को जोड़ने पर 180 आना चाहिए। अब देखिए ये 45 हो गया, ये 56 हो गया, सी का मान बताना है, तो आप निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे आप सब देखिए, 80 में से 180 में से घटा देंगे। अब ये 45 हो गया, ये 56, तो 45 56 जोड़ लीजिए, तो 6 5 11 के 1 हासिल 1 और 5 4 9 1 10 101, तो यानी कि घटा देंगे तो 79 बचेगा। 79 हमारा सही ऑप्शन हो गया, यानी डी ऑप्शन हमारा सही है। यहाँ पर प्रिंट करने में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, तो आप इंग्लिश वाले में देख लीजिए, डी ऑप्शन 79 हमारा सही है। फिर इसके बाद में लिखा है कॉस ये बराबर 5/13, तो tan ये का मान बताइए। तो कितना आसान सा क्वेश्चन है, देखिए कॉस ये का मान 5/13 दिया है, तो यानी कि एक त्रिभुज बनाइए। और अच्छा, कॉस का सूत्र क्या होता है, कॉस में ऊपर वाला होता है आधार और नीचे वाला होता है कर्ण, नीचे वाला होता है कर्ण, यानी आधार का मान और कर्ण का मान दिया है, तो आधार का मान दिया है 5, कर्ण का मान दिया है 13। अब लंब का मान निकाल लीजिए, तो लंब का मान पाइथागोरस प्रमेय लगाकर निकालेंगे, तो 13 13 में 169 में 25 घटेगा तो 144 बचेगा, 144 का वर्गमूल 12 हो जाएगा, तो ये 12 आ गया। अब tan ये का सूत्र, tan ये का मान बताना है, तो tan ये का सूत्र क्या होता है, तो tan ये का सूत्र होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब का मान कितना आया है 12 और आधार का मान कितना दिया था 5, तो 12/5 हमारा आंसर हो गया, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। फिर इसके बाद यही चीज इंग्लिश में दिया है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 12 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि cos 0 का मान 1 है, तो tan थीटा का मान बताइए। तो देखिए tan 0 का मान भी 0 ही होगा, तो जानते हैं, देखिए tan, देखिए आप ऐसे लगाइए, cos 0 बराबर 1 दिया है। अब इस तरह से दिया है, अब देखिए या cos थीटा बराबर 1 दिया है, तो cos थीटा बराबर 1 दिया है, तो cos थीटा ऐसे रहने दीजिए, और 1 की जगह पर हम लिख सकते हैं cos 0। भाई cos 0 का मान 1 होता है, ये 0 बना है भाई, ये 0 है, ये थीटा बना है, ये थीटा, तो cos थीटा, देखिए cos थीटा बराबर 1 दिया है, ये थीटा है, तो cos थीटा बराबर 1 दिया है, तो cos थीटा बराबर 1 की जगह पर cos 0 लिख सकते हैं। अब देखिए cos तुलना करवा दीजिए, तो cos की जब cos हो गया तो थीटा का मान क्या आ गया 0, तो थीटा का मान आ गया 0। अब कह रहा है tan थीटा का मान बताइए, और थीटा का मान 0 आ गया है, तो tan थीटा का मान निकाल लीजिए। तो tan थीटा और थीटा का मान हमने क्या निकाल रखा है 0, तो थीटा की जब 0 लिख दीजिए। अब tan 0 का मान बता दीजिए आप, तो tan 0 का मान 0 होता है, तो इस तरह से हमारा बी वाला ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। अब देखिए चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन। तो 13 नंबर क्वेश्चन में आप सब देख सकते हैं, इसमें मान दिया है, तो 2 की जगह 2 हो गया, बीच में गुणा, tan 30 का मान आप सब जानते होंगे 1/√3 होता है, और बटे 1 प्लस tan 30 का मान हो गया 1/√3, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। अब 2 1 2/√3 ऊपर आ गया और नीचे आ गया, देखिए 1 का स्क्वायर 1 प्लस और 1 का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर केवल 3। अब 3 1 3 1 4/3 हो जाएगा, तो 2/√3 ये नीचे हो गया, 2/√3, फिर बटे लगा दिए, और इसको सॉल्व करेंगे तो 3 1 3 1 4/3 आ जाएगा। अब 4/3 में इसको देखिए, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा और बीच वाला बीच वाले में रहेगा, तो 3 दूना हो गया 6 और बटे √3 और 4 का गुणा होगा तो 4/3 हो गया। अब देखिए 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे √3 गुणे √3, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए भाई ये जो 3 ऊपर गया है तो 3 को √3 गुणे √3 लिख सकते हैं, और 2 तो पहले से है, और 4/3 ये है ही। अब देखिए 2 दूना 4 और 1 √3 कट गया, तो √3/2 ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हमारा ये वाला विकल्प सही हो गया, यानी ये वाला ऑप्शन सही हो गया। आप सब देखिए भाई, इस 3 को लिख सकते हैं √3 गुणे √3, और √3 गुणे √3 2 के साथ में चला जाएगा, तो 2 गुणे √3 गुणे √3 हो गया, और 4/3 ये नीचे है ही। अब देखिए 2 दूना 4 हो गया, और √3 से √3 कट गया एक, तो ये √3 ऊपर बचा और नीचे 2 बचा, तो √3/2 यही हमारा ऑप्शन हो गया। चलिए देखते हैं इसको। देखिए tan अल्फा बराबर sin अल्फा, तो अल्फा का मान क्या होगा, तो देखिए tan कितने अंश का मान, sin उतने ही अंश का मान होता है, तो 0 अंश। आप सब जानते हैं sin 0 का मान 0 होता है और tan 0 का मान भी 0 ही होता है। ऊपर विकल्प में एक सॉल्व भी कर चुके हैं, तो 14 नंबर का हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर यानी r का मान 6 दिया है और थीटा का मान दिया है 60, तो उसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है θ/360 गुणे πr², ये हमारा फार्मूला होता है। थीटा का मान 60 दिया है तो 60/360 हो गया, गुणे पाई का मान नहीं लगाना क्योंकि पाई के फॉर्म में ही हमारा आंसर दिया है, तो पाई ऐसे रहने दीजिए, गुणे
आर स्क्वायर यानी आर स्क्वायर माने 6 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर क्या होता है भाई 36 होता है। अब देखिए 60 छक्का 360, देखिए 60 से 360 काटेंगे तो 6 आएगा। अब 6 से 36 काट दीजिए तो 6 कम 6, 6 चौक 36, तो क्या बचा 6 पाई। ये हमारा आंसर हो गया। अब 6 पाई कहाँ पर है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन 6 पाई है, यानी कि ये वाला ऑप्शन बी वाला ऑप्शन, तो ये हमारा 6 पाई है। अब चलिए भाई 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे ये सेंटीमीटर भुजा के दो घनों के संलग्न फलक मिलाकर रखेंगे तो इसके ठोस के वृत्तीय पृष्ठ होगा। तो आप सब जानते हैं कि भाई अगर हम लोग दो घन को आपस में चिपका देंगे तो दोनों घन का मतलब पहला घन यहाँ पर है और दूसरा घन यहाँ पर है, अगर दो घनों को चिपकाएंगे तो इसका भी एक पृष्ठ और इसका एक पृष्ठ अंदर चला जाएगा आकृति के, और फिर हमारे पास कितने पृष्ठ बनेंगे 10 पृष्ठ, क्योंकि एक में 6 फलक होते हैं, एक घन में 6 फलक, तो दो घन में 12 फलक होते हैं, पर 12 फलक नहीं रह जाएंगे क्योंकि चिपकाएंगे तो 2 फलक अंदर चले जाएंगे आकृति के, तो 10 फलक बचेंगे, तो 10 ही स्क्वायर हमारा आंसर हो गया। इसके बाद निम्नलिखित का माध्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर एक सारणी दिया है, इसका माध्य ज्ञात करना है आपको। तो माध्य कैसे निकलता है, तो माध्य निकालने के लिए आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। देखते हैं हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए माध्य सॉल्व करना है तो इस तरह से आपको सारणी बनाना पड़ेगा। देखिए मैंने देखकर सारणी बना लिया है, आपके सामने क्या है 0 से 10 से 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, यही 4 तो है, और फिर 4 5 4 7, तो यही तो है 4 5 4 7, और 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, तो इस तरह से। अब सबसे पहला काम करेंगे आप यक्स का मान निकालेंगे, यक्स का मान निकालेंगे। अगर माध्य निकालना है तो पहले यक्स निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि माध्य का आप लोग सूत्र जब लिखेंगे तो माध्य का सूत्र होता है सिग्मा एफ यक्स बटे सिग्मा एफ। अब देखिए सिग्मा एफ तो बड़े आराम से निकल जाएगा, सिग्मा एफ माने यफ का योग, तो यफ का योग कर दीजिए, 5 4 9 4 13 7 20, तो सिग्मा यफ का मान तो हमारा 20 आ गया। तो सिग्मा यफ की जगह पर क्या लिखना है वो तो हमें पता चल गया, पर सिग्मा यफ एक्स की जगह पर क्या लिखें, तो सिग्मा यफ एक्स बाद में निकलेगा, पहले आप यक्स निकालिए। तो यक्स कैसे निकलेगा, ये दोनों आपस में जोड़कर आधा करेंगे तो यक्स निकलेगा, तो 10 और 0 जोड़कर फिर आधा करेंगे तो 5 आ गया। फिर ऐसे यहाँ 20 और 10 30 का आधा करेंगे तो 15 आ गया, ऐसे ये 25 आ जाएगा, ऐसे ये क्या आ जाएगा 35 आ जाएगा। और फिर आप लोग यफ एक्स निकालिए, तो यफ एक्स कैसे निकलेगा, तो यफ एक्स निकालने के लिए यफ और एक्स का गुणा कीजिए, तो 5 चौक 20, 15 पचे 75, 25 चौका 100 और 35 सत्ते, तो 7 पचे 35 के 5 हासिल 3, 7 21 22 30 24, 245 आ गया। अब हम लोग ये एफ एक्स निकल गया, अब सिग्मा एफ एक्स निकालना है। तो सिग्मा एफ एक्स कैसे निकलेगा, पूरा एफ एक्स जोड़ दीजिए तो सिग्मा एफ एक्स हो जाए। तो अगर जोड़ेंगे तो 5 पर 10 के 0 हासिल 1, 7 2 9 4 13 1 14 के 4 हासिल 1, 440 हो गया। अब देखिए सिग्मा एफ एक्स आ गया 440 बटे 20, अब 0 से 0 कट गया, 2 से 44 काटेंगे तो 22 आ जाएगा। तो हमारा 22 यही ऑप्शन सही है, यानी कि हमारा कौन सा विकल्प सही है भाई, डी वाला विकल्प सही है 22, और यही चीज इंग्लिश में लिखा है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कैसे देखेंगे, बहुत सिंपल सा है। कह रहे हैं निम्नलिखित का माध्यिका ज्ञात कीजिए, तो माध्यिका वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए पूरा बारंबारता जोड़ ली, तो 4 और 6 10, 10 20, 20 6 26, 26 4 30, अब 30 आया, इसका पूरा बारंबारता जोड़ने पर 30 आया। अब 30 का आधा सोचिए कितना होता है, तो 15 होता है। अब सोचिए 15 कहाँ होगा, तो 6 4 10 इसमें हो गया, और बाकी 10 के आगे का 10 अंक इसमें है, तो 6 4 10 यानी 15 किसमें है, इसी में तो है भाई। 6 4 10 और 10 20 हो गया, तो भाई देखिए 4 तक इसमें है, 6 तक इसमें है, तो आखिर 15 किसमें है, तो 15 इसी में तो आएगा। तो 10 से 15 यही हमारा माध्यिका वर्ग होगा। आपको सिंपल से करना है, बारंबारता जोड़कर उसका आधा कीजिए और सोचिए ये पद कहाँ है, तो 15वां पद कहाँ है, तो 4 पद तक इसमें है, 6 पद तक इसमें है, और बाकी अगले 10 पद इसमें है। तो 4 पद इसमें है, अगले 6 पद इसमें है, तो इन दोनों को मिलाकर 10 पद हो गए। अब बाकी इसमें है 10 पद, उससे आगे के 10 पद इसमें है, तो आगे के 10 पद इसमें है, यानी कि 15वां पद इसी में आएगा। तो 10 से 15 यही हमारा क्या होगा, माध्यिका वर्ग होगा। यही चीज इंग्लिश में लिखा है। एक अधिवर्ष में 53 रविवार होंगे, रविवार होने की प्रायिकता क्या है, तो आप सब जानते हैं 2/7 है, इसको लगा सकते हैं आप लोग। फिर इसके बाद लिखा है एक घटना निश्चित रूप से घटती है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी, निश्चित रूप से। तो देखिए जिस घटना के घटने की संभावना 0 हो, मतलब कि घटना घट ही नहीं सकती। जैसे कहा जाए कि मैंने अभी पेड़ को उड़ते हुए देखा, मतलब उड़ रहा था, हवा में उड़ रहा था, तो इसकी प्रायिकता क्या है, इसकी संभावना क्या है, प्रायिकता माने संभावना होता है, तो इसके 0 है। और जो घटना निश्चित है कि घटेगी, जैसे कल सूरज उगेगा, तो कल सूरज उगेगा, इसकी प्रायिकता क्या है, तो 1 है भाई, क्योंकि जो निश्चित घटना होती है कि 100% होगी, उसकी प्रायिकता 1 मानी जाती है। और जितना भी प्रायिकता का आंसर होता है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है, 0.5 0.3 ऐसे सब आएगा। तो जो घटना निश्चित रूप से घटती है उसकी प्रायिकता क्या होती है, तो 1 होती है, और यही चीज इंग्लिश में लिखा है। तो इस तरह से हमने 20 विकल्प कर लिए। अब हम लोग वर्णनात्मक प्रश्न करते हैं।
इसके बाद खंड बा आ गया जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न रहेगा और ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के पहले क्वेश्चन आते हैं और ये पहला नंबर क्वेश्चन है हमारा। अब देखिए पहले नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि सभी खंड कीजिए, यानी सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने। अब सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने तो सबसे पहला क्वेश्चन है, पहला का ये नंबर क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि 4 - 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसको हम अपरिमेय सिद्ध करते हैं। तो आप सब जानते हैं कि अपरिमेय हम लोग कैसे सिद्ध करते हैं। देखिए सबसे पहला काम करेंगे, माना जिसको अपरिमेय सिद्ध करना है उससे आप परिमेय मान लीजिए। तो माना 4 - 3√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब अगर 4 - 3√2 ये परिमेय संख्या है, तो जब ये परिमेय है तो यानी कि इसको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि 4 - 3√2 इसको हम ये बटा बी के बराबर लिख सकते हैं। और जब ये बटा बी के बराबर हो सकते हैं तो जहां ये तथा बी सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य होने का मतलब कि ये से ना बी कटेगा ना बी से ये कटेगा। देखिए जब भी आप भिन्न कोई भी लिख रहे हैं, जैसे मान लो कोई भी क्वेश्चन लगा रहे हैं आप और क्वेश्चन लगाते समय आपका आंसर आ गया 12/10, तो इसको आंसर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि नियम होता है कि भिन्न कहीं भी लिखो तो उसको छोटे से छोटे अंकों के फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे अगर ये आंसर आ गया तो इसका आंसर नहीं करेंगे हम लोग, 2 से काट दें, 2 × 6 = 12, 2 × 5 = 10 और 6/5। अब इसको हम आंसर कर सकते हैं क्योंकि ये सहअभाज्य रूप में है। सहअभाज्य माने ना तो इससे ये कटेगा ना तो इससे ये कटेगा, तो ये सहअभाज्य रूप में है, तो इसको आंसर कर सकते हैं। पर 12/10 आया ना, तो ये सहअभाज्य रूप में नहीं है, ये कट रहा है, 2 से दोनों कट जाएंगे, तो ये सहअभाज्य नहीं है। तो सहअभाज्य रूप में भिन्न होते हैं तभी उन्हें वर्जिनल बढ़िया भिन्न माना जाता है। ठीक है, इसका नियम अलग है, किसी वीडियो में समझा देंगे। तो देखते हैं ये और भी क्या है भाई, सहअभाज्य संख्या यानी बढ़िया भिन्न है। ये नहीं कि कोई किसी संख्या से कट रहा है, ऐसा नहीं है। फिर क्या करेंगे, इसमें हम लोग देखिए इसमें √2 को अकेले करेंगे, बराबर के एक तरफ इसको अकेले करेंगे, बाकी सब मटेरियल को उधर भेजेंगे। तो देखिए पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको √2 को अकेले करने के लिए क्या करते हैं, इसको इधर भेजते हैं। तो 3√2 के आगे माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 3√2 और इधर क्या बचेगा 4 और ये बटा बी इधर आएगा तो माइनस ये बटा बी हो जाएगा, माइनस ए बटा बी हो गया। अब देखिए इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो b और 4 का गुणा हो जाएगा, 4b माइनस ये और बटे b। देखिए b का 4 में गुणा 4b माइनस ऊपर ये है और बटे में b है बराबर 3√2। अब 3 को इधर भेजेंगे तो 3 इधर आएगा, तो 4b माइनस ये और 3 इधर गुणे में है तो 3 इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा 3b और बराबर क्या हो जाएगा √2। तो ये आ गया। अब इसके बाद हम केवल इसकी भाषा लिख देंगे बस, क्योंकि बराबर के इधर √2 हो गया। और क्या भाषा लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि चूंकि ये और भी पूर्णांक है, बी भी पूर्णांक है, 3 और 4 तो पूर्णांक है ही, तो जब सारे अंक इसमें से पूर्णांक है यानी कि ये क्या है, परिमेय संख्या है। और √2 तो एक अपरिमेय संख्या है, फिर ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये विरोधाभास प्रतीत होता है क्योंकि ये एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं हो सकता। इसलिए हमने जो ऊपर माना है वो शायद गलत है, यानी हमारा मानना इसको परिमेय ये गलत है शायद, नहीं तो एक परिमेय संख्या बराबर कैसे हो जाएगा और विरोधाभास प्रतीत होता है, इसलिए ये जो है ये एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से सिद्ध कर लेंगे हम लोग। तो फिर लिख देते हैं भाषा। देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि चूंकि 4, 3 ये भी पूर्णांक है, अतः 4b माइनस ये अपान 3b एक परिमेय संख्या है, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या, अतः दोनों बराबर नहीं हो सकते, अतः विरोधाभास प्रतीत होता है, इसलिए 4 - 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से मैंने लिख दिया। अब चलिए देखिए हमारा ये पहला नंबर क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन दिया है कि बिंदु 36, 15 से मूल बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो चलिए मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करते हैं। देखिए मूल बिंदु का मतलब होता है 0,0 और दिया है बिंदु 36, 15, तो इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। और दूरी का सूत्र आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, दूरी बराबर होता है √ में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला होता है। अब देखिए इसको कैसे मानेंगे, तो किसी भी इनमें से किसी भी बिंदु को x1 y1 मान लीजिए और दूसरे बिंदु को x2 y2 मान लीजिए। तो इस तरह से मान लेंगे और फिर हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो दूरी का फार्मूले पर रख देंगे इसको। देखिए x2 का मान क्या है भाई 36 माइनस x1 क्या मान लिए 0, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस y2 क्या माने हैं 15 माइनस y1 क्या है 0, स्क्वायर की जगह पर स्क्वायर हो गया। अब देखिए 36 में से 0 घटेगा तो 36 रहेगा, स्क्वायर होगा
तो आप सब जानते हैं कि 36 गुणे 36 यानी 36 का स्क्वायर क्या होता है 1296 होता है, और प्लस 15 का स्क्वायर 15 15 225 होता है। अब अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे यानी कि 225 को और 1296 को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट में 1521, और अंडर रूट में 1521 इसका मान क्या आएगा, तो इसका मान आ जाएगा 39। तो यानी कि यही 39 हमारा दूरी आ गया, यानी ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो देखिए भाई 36,15 के मूल बिंदु से दूरी क्या है, तो 39 है, और 39 क्या, तो 39 के आगे मात्रक लिख दीजिए, कुछ नहीं पता तो, क्योंकि सेंटीमीटर मीटर कुछ दिए ही नहीं है तो इसलिए मात्रक लिख देंगे केवल। फिर इसके बाद लिखा है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो चलिए भाई इसको रखते हैं, विभाजन वाला फार्मूला आप सब जानते ही होंगे। तो देखते हैं, सबसे पहला बिंदु दिया है -1,7 और दूसरा वाला बिंदु दिया है 4,-3। इस तरह से दो बिंदु दिए हैं और आपको अनुपात दिया है 2:3। तो देखिए जो अनुपात दिया है उसको मान लेते हैं m1 m2, और जो दोनों बिंदु दिए हैं उसको आप सब जानते हैं x1 y1 और x2 y2 मान लेंगे। फिर विभाजन वाला बिंदु का फार्मूला लगा देंगे। तो x का मान विभाजन बिंदु का निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ये फार्मूला होता है m2 x1 प्लस m1 x2 बटे m1 प्लस m2। चलिए सॉल्व करते हैं। तो m2 का मान क्या दिया है 3 दिया है, बीच में गुणा, x1 का मान क्या दिया है -1 दिया है। चाहे तो इसको पीछे और इसको आगे लिख सकते हैं। देखिए इसको आगे और इसको पीछे लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए प्लस m1 का मान क्या दिया है 2 गुणे x2 का मान क्या दिया है 4 और बटे m1 प्लस m2 यानी 2 + 3, इस तरह से हो गया। फिर 3 × -3 प्लस 4 दूना 8 बटे 5। अब देखिए 8 में से 3 घटेगा तो 5 आ जाएगा, 5/5 बराबर 1 आ गया। तो x का मान 1 हो गया। अब इसके बाद y का मान निकाल लीजिए। तो y का मान निकालना है तो लिखेंगे m1 y2 प्लस m2 y1। देखिए इसको आगे पीछे कर सकते हैं, बटे m1 प्लस m2। फिर क्या होगा, मान रखते हैं हम लोग, m1 का मान क्या दिया है 2 गुणे y2 का मान क्या दिया है -3 प्लस m2 का मान क्या दिया है 3 गुणे y1 का मान क्या दिया है 7 बटे m1 प्लस m2 यानी 2 + 3। तो बराबर 2 × 3 -6 हो जाएगा, 7 × 21 बटे 5, तो 15/5 बराबर हो गया 3। और यानी कि x y का मान निकल गया। तो 1,3 पहले x का मान लिखेंगे फिर y का मान और कोष्टक में लगाकर यही आंसर हो जाएगा। यही हमारा विभाजन बिंदु है। तो इस तरह से हमने लगा दिया क्वेश्चन। फिर इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है सिद्ध कीजिए 1 + tan स्क्वायर ये बराबर sec स्क्वायर ये। तो इसको प्रूफ करना है। तो प्रूफ कैसे करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे फिर इसको सॉल्व करके हम लोग राइट हैंड साइड ले आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा, तो क्वेश्चन था हमारा कि 1 + tan स्क्वायर ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड था, और लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करके हम लोग राइट हैंड साइड लेकर आएंगे। तो 1 + tan स्क्वायर ये बराबर साइन सेक स्क्वायर ये हमें लेकर आना है। तो कैसे लगाएंगे, देखिए 1 की जगह 1 लिख दीजिए, प्लस tan स्क्वायर ये को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ये बटे cos स्क्वायर ये, सॉरी ये रहेगा। अब देखिए इसका cos स्क्वायर ये इसका 1/1 कर लीजिए और फिर इसके बाद लासा लेकर लगा दीजिए। तो cos स्क्वायर ये और ये का लासा होगा तो cos स्क्वायर ये ही आ जाएगा। फिर गुणा करेंगे तो cos स्क्वायर ये आ जाएगा, प्लस cos स्क्वायर से cos स्क्वायर में भाग देंगे 1 आएगा, 1 का इसमें गुणा कर देंगे तो sin स्क्वायर ये आ जाएगा। अब देखिए sin स्क्वायर ये प्लस cos स्क्वायर ये बराबर होता है 1 होता है, और बटे cos स्क्वायर ये है ही। अब 1/cos स्क्वायर ये को ही sec स्क्वायर ये कहते हैं, और ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया, क्योंकि 1/cos बराबर sec होता है, क्योंकि sec का उल्टा cos होता है। तो इस तरह से हमारा राइट हैंड साइड आ गया। तो फिर हमारा ये भी सिद्ध हो गया कि 1 + tan स्क्वायर बराबर sec स्क्वायर ये सिद्ध हो गया। फिर इसके बाद लिखते हैं, लिखा है ई वाला क्वेश्चन। तो लिखा है एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। खिलौने का आयतन ज्ञात कीजिए। तो आपको आयतन निकालना है खिलौने का। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे लगेगा। देखिए
सबसे पहला काम करते हैं, इस तरह से शंकु बना लेते हैं और कह रहा है कि ये एक गोले पर अध्यारोपित है, एक गोला है, अर्धगोला है, उस पर अध्यारोपित है। कह रहा है कि इसकी त्रिज्या कितनी है, तो इसकी त्रिज्या दिया है 3.5 सेंटीमीटर, यानी बीचों बीच से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या दिया है 3.5 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी दिया है, ये दिया है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, यानी आर का मान दिया है 3.5 सेंटीमीटर और 3.5 को हम लिख सकते हैं 7/2 सेंटीमीटर दिया है। और उसी त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है, संपूर्ण ऊंचाई 15.5 है। तो सोचिए अगर 15.5 पूरा ऊंचाई है, यहाँ से यहाँ तक का पूरा कितना है 15.5 है, यहाँ से यहाँ तक का पूरा 15.5 है। अब आप सोचिए ये इतना 3.5 है, तो इतना भी 3.5 होगा क्योंकि त्रिज्या हर तरफ बराबर होती है, तो इधर भी 3.5 होगा। अब 3.5 घटा दीजिए तो सोचिए इतना कितना बचेगा, तो 15.5 में से अगर 3.5 घटाएं तो ये बचेगा 12। तो इस तरह से शंकु की ऊंचाई 12 आ गया, यच बराबर 12 सेंटीमीटर, यानी शंकु की ऊंचाई 12 हो गया। अब त्रिज्या भी पता है, ऊंचाई भी पता है, तो अब हम लोग आयतन निकालते हैं। तो आकृति का कुल आयतन बराबर होगा शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन प्लस अर्धगोले का। अब देखिए शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका फार्मूला होता है। प्लस अर्धगोले के आयतन का सूत्र होता है 2/3 पाई आर क्यूब, तो ये होता है। अब इस पर मान रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1/3 की जब 1/3 हो गया, गुणे पाई का मान 22/7 हो गया, गुणे आर स्क्वायर है तो आर का 2 बार गुणा, यानी 7/2 का 2 बार गुणा, और गुणे एच का मान 12 दिया है, यानी शंकु की ऊंचाई प्लस 2/3 गुणे पाई आर 22/7 और गुणे आर क्यूब है, तो आर क्यूब माने 7/3 का क्यूब है, तो 7/3 का 3 बार गुणा करेंगे, गुणे 7/3 गुणे 7/3। अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 7 से 7 कट गया और 2 दूना 4 तियां 12, 2 दूना 4 तियां 12 से ये 12 कट गया। अब देखिए 22 सत्ते 154, 22 सत्ते 154 प्लस, अब इसमें देखेंगे तो इसमें 7 से 7 कट जाएगा और बाकी को सॉल्व कर लेंगे। अब इसको जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 26.61, क्योंकि 22 दूना 44, 44 का 7 सत्ते 49 में गुणा कीजिए और फिर 3 त्रिका 9 27 81 से भाग दे दीजिए, तो ये 26.61 आ जाएगा। और फिर इन दोनों को जोड़ देंगे, अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 183.61। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन हो गया, क्योंकि आयतन का मात्रक होता है सेंटीमीटर क्यूब, और ये मान हमें जो दिए हैं ये सेंटीमीटर में ही दिए हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया पूरा, यानी कि हमारा कौन सा नंबर क्वेश्चन था, हमारा ये वाला क्वेश्चन था खिलौना वाला, तो ये खिलौना वाला भी सॉल्व हो गया। अब इसके बाद एफ नंबर क्वेश्चन है और इसमें हमें बहुलक ज्ञात करना है, तो चलिए इसे लगाते हैं। अगर आप इस नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, एफ वाले क्वेश्चन को, कि 20 परिवारों में सर्वेक्षण किया गया, फिर बहुलक हमें ज्ञात करना है, इस क्वेश्चन को, तो सेम टू सेम ये वाला क्वेश्चन आपके विद्या क्वेश्चन बैंक में दिया गया था और ये कितनी बार आ चुका है, देखिए आप लोग 2020, 22, 23, 24 में आ चुका है और इसी क्वेश्चन को इसमें दे रखा है। और आप सब जानते हैं 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7 ये वाला है। और आप सब जानते हैं इसमें कि हमें सबसे पहले बहुलक वर्ग देखना पड़ता है। बहुलक वर्ग कैसे देखते हैं, जिसकी देखिए बारंबारता सबसे ज्यादा कौन सी है, तो जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है यही हमारा हो जाता है बहुलक वर्ग। और जब आपको बहुलक वर्ग पता चल गया तो बहुलक वर्ग के बाद इसमें बहुलक का फार्मूला लिखिए और सारा का सारा मान निकाल लीजिए। देखिए यल का मान क्या होगा, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो निम्न सीमा क्या है, निम्न सीमा आगे वाला होता है, उच्च सीमा पीछे वाला, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा यल की जगह पर रख देंगे, प्लस यफ की जगह पर क्या लिखेंगे, यफ की जगह पर लिखेंगे बहुलक वर्ग की बारंबारता, यफोन की जगह पर क्या लिखेंगे, तो बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, तो यहाँ पर 7 लिख दिए और 2f1 2f, तो 2 गुणे यफ का मान जो यहाँ लिखे हैं वही यहाँ भी लिख देंगे 8, और यफ1 का मान इसके पहले वाला, और फिर यफ2 का मान क्या होता है, तो यफ2 का मान क्या होता है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता, तो बाद वाला हो गया 2,
देखिए 2 है, तो यहाँ बहुलक वर्ग के ठीक बाहर की बात हम बात। और गुणे या ch क्या है, हाइट होता है, ऊंचाई होता है। और ऊंचाई क्या है, देखिए इस वर्ग अंतराल में कितने कितने का अंतर है, तो 9 11 में कितने का अंतर है, 7 से 9 में कितने का अंतर है, तो 2 का अंतर है, तो इसलिए h का मान हो गया 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आ जाएगा 3.286। तो ये हमारा विद्या क्वेश्चन बैंक में सेम टू सेम मिल गया क्वेश्चन, तो मैंने इसी में दिखा दिया। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन के अंदर जितने भी क्वेश्चन थे हमने सारा का सारा सॉल्व कर लिया। अब यही क्वेश्चन हमारा इंग्लिश में दिया हुआ है, तो इससे हमें मतलब नहीं है। अब हम दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन में हमारा देखिए सबसे पहले लिखा है किन्हीं 5 प्रश्नों को खंडों को हल कीजिए। तो 5 खंड इसमें से केवल हल करने हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि 3x² - x - 4 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों के और गुणांकों के बीच का संबंध ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। और सबसे पहले शून्य और गुणांकों के बीच का संबंध हमें ज्ञात करना है, तो निकालते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, तो क्वेश्चन है 3x² - x - 4 इस तरह से है। अब देखिए इसका शून्य ज्ञात करने के लिए, तो शून्य के लिए सबसे पहले लिखते हैं शून्य के लिए, और शून्य के लिए फिर इसको लिख देंगे 3x² - x - 4 बराबर 0। और फिर क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड कैसे होगा, तो 4 और 3 का गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा, और -12 आएगा क्योंकि -4 है, और फिर बीच में क्या है -1। अब 2 संख्या सोचेंगे जिसका गुणा करने पर -12 है और जोड़ने पर -4 है। तो देखिए ये आ जाएगा -4 × 3। अब देखिए तो दोनों का अगर गुणा करें तो माइनस प्लस का गुणा माइनस हो गया, 4 3 12 हो जाएगा, और अगर जोड़ देंगे तो -1 आ जाएगा। अब इस पर रख देंगे, तो देखिए सबसे आगे वाला देखकर लिख दीजिए 3x², और सबसे पीछे वाला देखकर लिख दीजिए -4 बराबर 0। और फिर जो हमारे सेट किया है जिसको, उसको मैंने यहाँ पर रख देना है, यानी -4x, और फिर +3 है तो +3x। फिर क्या करना है हमें, यहाँ पर x कॉमन हो रहा है तो x कॉमन ले लेंगे तो 3x बचेगा, -4x में से x निकल गया तो 4 बचा, और फिर यहाँ से +1 कॉमन लेंगे और फिर 3x - 4 हो जाएगा और बराबर 0। फिर क्या करेंगे 3x - 4 एक कोष्टक में और एक कोष्टक में x + 1। फिर क्या करेंगे, पहले कोष्टक में यदि यानी कि इफ 3x - 4 बराबर 0 करेंगे, फिर और इफ, फिर दूसरे कोष्टक में क्या है भाई, तो यह है x + 1 है तो x + 1 बराबर 0 करेंगे। फिर -4 इधर जाएगा और फिर 3 को इधर भेजेंगे तो x का मान आ गया 4/3। ये हमारा आ गया अल्फा, यानी पहला शून्य निकल गया। और ऐसे ही +1 उधर भेजेंगे तो x बराबर हो जाएगा -1, और ये हमारा बीटा आ गया, यानी कि दूसरा शून्य का आ गया। अब इसका हम अल्फा प्लस बीटा पहले निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा कैसे निकलेगा, 4/3 में हम लोग जोड़ देंगे क्या, -1 को। देखिए अल्फा की जगह 4/3 और बीटा की जगह -1 जोड़ देंगे। अब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 - 3/4 यानी कि 1/4 आ जाएगा। तो यह आ जाएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा, सॉरी हमारा 3 रहेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 रहेगा। देखिए 3 एकम 3 और बटे में 3 रहेगा तो 1/3 आ गया। ये हमारा अल्फा प्लस बीटा आ गया। अब ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए। तो अल्फा इंटू बीटा कैसे निकलेगा, तो आप सब जानते हैं अल्फा इंटू बीटा कैसे निकलता है। तो अल्फा इंटू बीटा हमारा कैसे निकलेगा, अल्फा का मान देखिए 4/3 है, इंटू माने गुणा, और बीटा का मान क्या दिया है, -1 दिया है, -1। तो -1 का 4/3 में गुणा तो -4/3 हो गया। तो ये हमारा अल्फा इंटू बीटा आ गया। अब इसकी सत्यता की जांच करनी है तो हम लोग फार्मूले से निकालते हैं इसी का मान। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, तो इसका होता है -b/a, ये इसका फार्मूला होता है। देखिए माइनस की जगह पर माइनस लिख दीजिए। b का मान क्या दिया है, तो b का मान -1 है, आप ध्यान से देखिए। तो -1 ये का मान क्या दिया है, तो x² क्या है, कितना है, 3 लिखा है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/3 बचा, 1/3 हो गया। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा में यहाँ भी 1/3 आया है, और इस तरह से फार्मूले से जब निकाले हैं अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला जब लगाया -b/a तो उससे भी आया। ये bc क्या होता है, तो देखिए x² के आगे जो ये है, यहाँ पर b है, और यहाँ पर जो सबसे अचर पद होता है उसे c मानते हैं। देखिए अल्फा इंटू बीटा चाहिए, तो अल्फा इंटू बीटा जब हम फार्मूले से लगाए तो अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला होता है c/a, और c का मान क्या दिया है भाई, तो -4 दिया है, तो -4 हो गया, बटा ये का मान क्या दिया है, 3, तो -4/3, और -4/3 देखिए यहाँ पर भी आया है, और -4/3 यहाँ फार्मूले से भी आ रहा है। तो यानी सत्यता का भी जांच हो गया। तो इस तरह से गुणांकों और शून्यकों के बीच में संबंध ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने संबंध निकाल दिया, यानी देखिए जो शून्यक होते हैं, देखिए ये आपका शून्यक आ गया, और शून्यक के बीच में 2 ही संबंध होते हैं, एक योग का संबंध होता है, एक गुणा का संबंध। तो देखिए योग वाला भी संबंध निकाल दिया, गुणा वाला भी संबंध निकाल दिया मैंने। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दूसरा नंबर,
कह रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो, गुणनफल 182 हो। तो ऐसी दो संख्याएं मान लेते हैं। देखिए माना पहली संख्या बराबर है यक्स और दूसरी संख्या क्या होगा? दूसरी संख्या आप लोग खुद सोच कर बताइए। देखिए कह रहा है ऐसी दो संख्याएं जिनका योग 27 है, तो पहली संख्या यक्स है तो दूसरी संख्या क्या होगा? 27 माइनस यक्स होगा, क्योंकि दोनों जोड़ने पर भाई 27 आने चाहिए। अब आपसे कहा जाए कि दो संख्याएं जिनका जोड़ने पर 10 आएगा, कह दें कि दो संख्याएं जिनको जोड़ने पर 10 आएगा। अगर पहली संख्या 6 है तो दूसरा क्या होगा? 10 माइनस 6 होगा। तो ऐसे ही कह रहा है दो संख्याएं जोड़ने पर 27 आएगा, तो पहली संख्या यक्स है तो दूसरी संख्या क्या होगा? 27 माइनस यक्स होगा। जैसे दो संख्या जोड़ने पर 10 है, पहली संख्या 6 तो दूसरा क्या होगा? 10 माइनस 6। बस बिल्कुल इसी तरह से। अब देखिए कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी यक्स का और फिर ये जो दूसरी वाली संख्या आपने मानी है 27 माइनस यक्स का, इन दोनों का गुणनफल कितना है? तो 182 है। अब इसको सॉल्व करना है हमें। और सॉल्व कैसे होगा? तो आप सब समझ गए होंगे कि ये दो घात समीकरण बन गया, क्योंकि यक्स का जैसे ही गुणा करवाएंगे तो यक्स का 27 में गुणा होगा 27 यक्स हो जाएगा, और यक्स का यक्स में गुणा होगा तो माइनस यक्स स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर 182 हो गया। अब देखिए पूरा का पूरा मटेरियल इधर पक्षांतर कर लीजिए, तो यक्स स्क्वायर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 27 एक्स प्लस में इधर आएगा तो माइनस 27 एक्स हो जाएगा, और 182 पहले से तो माइनस प्लस में 182 पहले से रहेगा, और बराबर 0 हो गया। अब इसका गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे? आप सब जानते हैं कि 182 का 1 में गुणा होगा तो 182 के 182 हो जाएगा, और फिर माइनस 27। तो दो संख्या में सोचना है जिसका गुणा करेंगे तो 182 आए, और अगर जोड़ दें तो माइनस 27 आ जाए। तो चलते हैं, देखते हैं हम लोग। सबसे पहला संख्या होगा 14 और 13 का। अगर 14 13 गुणा करेंगे तो 182 आ जाएगा। दोनों माइनस में ले लीजिए, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, और 14 और 13 का गुणा 182 हो जाएगा, और अगर दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस 27 आ जाएगा। तो इस पर हमारा सेट हो गया। और देखिए यक्स स्क्वायर का गुणा क्या है? 1 है, तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। देखिए क्या है? -14 है तो -14 यक्स लगाकर कोष्टक बना दीजिए। फिर क्या है? -13 तो -13 और यक्स लगाकर कोष्टक बना दीजिए, बराबर 0। अब देखिए इफ करेंगे, इफ यक्स -14 बराबर 0, और इफ यक्स -13 बराबर 0। अब देखिए -14 इधर जाएगा तो +14 हो जाएगा, तो यक्स बराबर 14। ये हो गया हमारा पहला संख्या, ये पहला संख्या। और दूसरा संख्या -13 उधर जाएगा तो यक्स बराबर 13 हो जाएगा, तो ये हमारा दूसरा संख्या हो गया। तो पहला संख्या ये हो गया, दूसरा संख्या ये हो गया, तो यक्स का मान हो गया 14 और दूसरा संख्या हो गया 14 13। ये दोनों आंसर आ जाएंगे। अब 14 अगर यक्स माने तो आप यक्स इसमें लिखेंगे, दूसरी संख्या 14 13 आ जाएगी, और अगर इसको 13 मानेंगे तो दूसरी संख्या 14 आ जाएगी, तो 13 14 ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, यानी कि बी नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब सी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन विद्या क्वेश्चन बैंक में मिल गया है। लिखा है सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो यहाँ पर चित्र बना हुआ है, और देखिए स्पर्श रेखा जब भी आप खींचते हैं और उसी स्पर्श बिंदु से केंद्र पर मिलाते हैं, यानी त्रिज्या खींचते हैं, तो ये त्रिज्या इस स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पर दिया है, ज्ञात है, आप लोग पढ़ सकते हैं, वीडियो को रोक कर यहाँ पर देख सकते हैं। और उत्पत्ति में क्या लिए? APB स्पर्श रेखा बिंदु को P पर स्पर्श करती है। बिंदु P को छोड़कर APB रेखा बिंदु वृत्त के बाहर होंगे, अतः त्रिज्या PO ग्रेटर देन होगा QO के। PO ये ग्रेटर देन होगा QO के, यानी इससे बड़ा होगा। अब क्या? QO बड़ा होगा, PO छोटा होगा। अब देखिए इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं PO उन समस्त रेखाखंडों में सबसे छोटा है जो वो PB पर खींचे जाते हैं, तो सबसे छोटा है ये। और हम जानते हैं कि दिए गए बिंदु तक खींचे जाने वाले स्पर्श रेखा लंब सबसे छोटा होता है, तो लंब भी सबसे छोटा होता है, इसलिए लंब सबसे छोटा भुजा है और वही त्रिज्या के बराबर है। तो इस तरह से PO रेखा AB पर लंब है। तो इस तरह से सिद्ध हो जाएगा, और आप लोग वीडियो रोककर इसे पढ़ भी सकते हैं बढ़िया से। तो इस तरह से हो गया। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हैं तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। ठीक है, तो इसको हम सिद्ध करते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी आपके विद्या क्वेश्चन बैंक में यहाँ पर है,
और आप सब समझ सकते हैं। देखिए उसी क्वेश्चन को अलग भाषा में लिख दिया है कि सिद्ध कीजिए यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है, यानी संगत कोण बराबर है, तो इन कोणों के अंतर्गत भुजाएं समानुपाती होंगी, यानी इनकी संगत भुजाएं आपस में समानुपाती होंगी और ये दोनों समरूप त्रिभुज होंगे। तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे? तो सबसे पहले जो दिया है उसे लिख लेंगे। फिर सिद्ध क्या करना है, आपको दो त्रिभुज चित्र बना है और दोनों त्रिभुजों में आपको समरूप सिद्ध करना है। रचना से इसको मान लेंगे और फिर उत्पत्ति करके इस तरह से लिख लेंगे। आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं और इसके बाद में इसको रोक कर आप लोग समझ सकते हैं अच्छे से। और थोड़ा सा यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसको आप समझ सकते हैं। और इसके बाद में हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है और वीडियो बनाना है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है, ये एक सारणी दिया है और इसका हमें माध्यिका ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? माध्यिका भार ज्ञात करना है। तो चलिए माध्यिका निकालने के लिए इसकी सारणी बनाते हैं। पहले देखिए मैंने सारणी बना ली है और सारणी बनाने के बाद आप सब जानते हैं कि माध्यिका निकालना है हमें। और माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहला काम कीजिए, आप फार्मूला लिखिए। देखिए माध्यिका जब भी निकालना है तो माध्यिका निकालने के लिए अब माध्यिका का पहले फार्मूला लिखिए। सारणी वाला कोई भी क्वेश्चन हो, पहला काम कीजिए फार्मूला लिखिए और फार्मूले में देखिए किस किस चीज को ज्ञात करना है। जो चीज ज्ञात करना है उसी का मान हमें निकालना है। तो यल प्लस आप सब जानते हैं माध्यिका का फार्मूला n/2 माइनस CF बटे F इंटू H, ये हमारा फार्मूला होता है। अब चलिए इसमें जो जो चीज चाहिए वो ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यल चाहिए और यल वल कब निकलेगा? जब हम CF निकालेंगे। यानी आपको कभी भी माध्यिका निकालना हो तो सबसे पहला काम करना पड़ता है, आपको संचयी बारंबारता निकालनी पड़ती है। कैसे निकालेंगे? तो इस 2 को देखकर यहाँ लिख दीजिए, फिर 2 में 3 को जोड़िए, यहाँ पर लिखिए 5। देखिए 2 में 3 को जोड़े 5 आ गया, 5 में 8 को जोड़िए तो यह आ जाएगा 13। 13 में 6 को जोड़िए तो 13 और 6 कितना होता है? 19 होता है। और 19 में 6 को जोड़िए तो यह हो गया 25। 25 में 3 को जोड़िए तो हो गया 28। 28 में 2 को जोड़िए तो यह आ जाएगा 30। अब ये आ गया यन का मान, यही हमारा यन का मान हो गया। तो यन बटे 2 कीजिए, यानी कि 30 बटे 2 कीजिए और ये आ गया 15। अब सोचिए 15 कहाँ है? तो 2 तक का इसमें है, 5 तक का इसमें है, 13 तक का इसमें है और 13 से लेकर 19 तक का इसमें है, तो 15 इसी में आ गया। यानी ये हमारा हो गया माध्यिका वर्ग। ये हमारा क्या आ गया? ये माध्यिका वर्ग आ गया। और माध्यिका वर्ग में यल क्या होता है? जो आप फार्मूले में यल देख रहे हैं, ये यल क्या है? तो माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा यानी 55। तो यल का मान आ गया हमारा 55। यल क्या होता है? माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। प्लस आप देखिए इसमें n/2 लिखा है, तो n/2 का मान आपने डायरेक्ट निकाल लिया 15। माइनस CF क्या होता है? CF होता है संचयी जो माध्यिका वर्ग है, इस माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता यानी 13 है। और बटे में क्या हो जाएगा? बटे में क्या हो जाएगा? F क्या होता है? तो जो हमारा ये है, क्या नाम है, जो हमारा मुख्य वाला है यानी कि माध्यिका वर्ग है, इसकी बारंबारता यानी F, तो क्या है? 6 है। गुणे H क्या होता है? H क्या होता है भाई? जो ये अंतराल दिए हैं 40 से 45, 45, इसमें कितने का अंतर है? तो 5 का अंतर है, तो 5 हो गया। तो इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया। अब देखिए इसको सॉल्व करते चले जाएंगे और फिर क्या आ जाएगा? 55 प्लस 15 में से 13 घटेगा तो 2 आ जाएगा, 2/6। 2/6 का मान 1/3 हो जाएगा और गुणे 5 हो जाएगा। अब देखिए तो ये आ गया 55 प्लस 5/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 55 कितना होता है? 3 × 5 = 15 के 5 हासिल 3 × 5 = 15 = 16 और प्लस 5/3, तो ये हो गया 170/3। अब 170/3 का मान निकाल लीजिए और यही हमारा जो होगा यही माध्यिका हो जाएगा। तो इस तरह से हमने माध्यिका लगा लिया। तो ये वाला क्वेश्चन भी लग गया। अब हमें इस प्रायिकता के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए कह रहा है कि डिब्बे में 5 लाल गेंदे हैं, 8 सफेद हैं और 4 हरे हैं, तो कुल कितने हो गए? 8 × 5 = 13 और 4 = 13 × 4 = 17। 17 कुल मिलाकर कंचे हैं। एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है तो निकाले गए कंचे की लाल होने की प्रायिकता बताइए। चलिए लाल होने की प्रायिकता बताइए। तो बताइए लाल कुल मतलब देखिए लाल कितने हैं इसमें? पूरे झोले में लाल कितने हैं? तो 5 हैं, तो 5 ऊपर लिखिए। बच्चा कुल कितना है? कुल 17 कंचे हैं। देखिए 5, 8, 13 और 4 17, 17 कंचे कुल मिलाकर झोले में हैं। अब जिसके निकालने की प्रायिकता पूछे उसकी संख्या कितनी है उसको ऊपर बटे पूरा ऐसे लिखते हैं। सफेद कंचे निकालने की प्रायिकता निकालने, तो बताइए सफेद कितने हैं? 8 हैं और बटे कुल कितने हैं? 17, तो 17 हो गया। 8/17 ये हमारा आंसर हो गया। हरा नहीं है तो हरा नहीं है, हरा नहीं है यानी कि अगर उस डिब्बे में से हरा नहीं निकल रहा है तो यानी कि लाल और सफेद होगा, और लाल सफेद मिलाकर कितने? 8, 5, 13 है। अब 13 है तो 13 ऊपर लिखिए और बटे कुल कितना है? 17, 17 नीचे लिख दीजिए। तो झोले में देखिए सबसे पहले ज्ञात कर लीजिए कि 5, 8, 13 और 4 17, 17 कुल मिलाकर कंचे हैं।
तो ये हो गया हमारा कुल प्रायिकता। तो इसी को नीचे लिखना है और जिसके होने की प्रायिकता पूछे उसके नंबर को ऊपर लिख देना है कि उसकी संख्या कितनी है। तो हरा नहीं है, तो हरा नहीं है यानी कि लाल और सफेद हो सकता है, तो लाल सफेद होने की प्रायिकता निकाल लीजिए। तो 8 5 13 हो गया, 13/17 हो गया। ऐसे सफेद होने की प्रायिकता, सफेद कितने हैं 8 है, तो 8/17 हो गया। तो इस तरह से हमने लगा लिया ये सारा का सारा क्वेश्चन। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन, यही चीज इंग्लिश में लिखा है तो इसको लगाइए चाहे ना लगाइए, मतलब वही चीज है, सेम टू सेम है, लग चुका है वो क्वेश्चन सारा का सारा। तो अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि संख्याओं की एक सूची है जिसमें 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका यनवा पद दिया हुआ है। तो देखिए यनवा पद दिया है तो हम लोग इसका सारे पद निकाल लेते हैं पहले। तो देखिए यनवा पद दिया है यानी कि an का मान दिया है, तो an का मान दिया है 3 + 2n। तो इसमें n बराबर 1 अगर मान लीजिए, n बराबर 1 मानिए, तो n बराबर 1 इसमें मानेंगे तो जहां जहां n है a1 हो गया बराबर 3 + 2 गुणे और n का मान 1 मान लिए हैं, तो a1 का मान आ गया हमारा 2 1 2 3 5, यानी जो सारणी दी है उसका पहला पद 5 है भाई। इसी फार्मूले में n बराबर 2 मानिए, तो जहां जहां n है वहां पर 2 लिखिए, तो ये n की जगह पर 2 हो गया बराबर 3 + 2 गुणे 2, तो 2 दूना 4 3 7, यानी a2 का मान आ गया 7, यानी दूसरा पद हमारा 7 है। ऐसे तीसरा ये 3 निकालिए, तो ये 3 कैसे निकलेगा, तो 3 + 2 गुणे 3, तो 3 दूना 6 3 9 हो गया, तो ये 3 का मान 9 आ गया। इस तरह से अगला 11 होगा और इस तरह से हम लोग समझ गए। तो इसके हमें 24 पद का योग ज्ञात करना है, यानी कि इसके 24 पद का योग ज्ञात करना है। अब इसका 24 पद का योग निकालने का आप सब बहुत अच्छे से जानते होंगे कि इसमें ये बराबर मान लीजिए 5, डी बराबर क्या होगा, तो 7 में से 5 घटा दीजिए, 9 में से 7 घटा दीजिए, जो आएगा वही डी है, तो 2 आ गया। यन का मान क्या दिया है, तो इसके 24 पदों का योग ज्ञात करना है, तो यन बराबर 24 हो गया। और यस यन माने हमें योग ज्ञात करना है 24 पदों का। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो यस यन का सूत्र क्या होता है भाई, यस यन का सूत्र क्या होता है, तो ये होता है n/2 कोष्टक में 2a + n - 1 × d, यही हमारा फार्मूला है 24 पदों के योग ज्ञात करने का। तो n का मान क्या दिया 24, तो 24/2 यानी कि 12 हो गया, पर अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। 24/2 हो गया, 2 गुणे ये का मान कितना दिया है 5 दिया है, प्लस n - 1, n - 1 माने 24 - 1, और फिर d का मान क्या दिया है 2। तो इस तरह से लगा लेंगे। अब 2 से 24 काटेंगे तो ये 12 आ जाएगा, और 5 दूना क्या हो गया 10, प्लस 24 में से 1 गया 23 दूना 46 हो गया, तो बराबर आ गया 12 कोष्टक माने गुणा होता है, और 46 10 कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा, 56। अब 56 और 12 का गुणा है तो 12 6 72 के 2 हासिल 7, और 12 पंचे 60 और 7 67, तो 772 ये 12 इसके पदों का योग आ गया। तो इस तरह से तीसरा नंबर क्वेश्चन का ये वाला लगा लिए। अथवा करके ये वाला दिया है तो इसको भी आप सब लगा सकते हैं, तो अथवा वाला लगाइए चाहे ना लगाइए। देखिए मैं बता देता हूँ इसको, 2 अंकों से बनी एक संख्या है, उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 66 है, तो संख्या के अंकों का अंतर 2 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप सब जानते हैं इसका कैसे लगेगा। हम लोग क्या करेंगे, 2 अंकों की संख्या है, तो संख्या मान लीजिए xy। अब कह रहा है अंकों का अंतर 2 है, तो यानी कि x - y बराबर क्या आ गया 2 आ गया। और कह रहा है 2 अंकों से बनी संख्या, उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 66 है, यानी xy को आप लिख सकते हैं 10x + y, और फिर इसके बाद लिख सकते हैं अंकों से पलटने से बनी संख्या हो जाएगा 10y + x, और इन दोनों को जोड़ दीजिए बराबर आ जाएगा 66। अब देखिए इसको समीकरण 1 मान लीजिए और इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, और समीकरण 1 2 को सॉल्व कर लेंगे तो ये लग जाएगा हमारा क्वेश्चन। देखिए भाई कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या है, तो 2 अंकों की संख्या मैंने क्या माना xy मान लिया। अब कह रहा है दोनों संख्यों, ये जो 2 अंक की संख्या है इसके अंकों का अंतर 2 है, यानी x में से y घटाएंगे तो 2 आएगा। अब कह रहा है कि तो ये तो अंकों के अंतर से एक समीकरण बन गया, और दूसरा कह रहा है 2 अंकों की संख्या जो है और उससे अंकों को पलटने से बनी संख्या, अगर दोनों को जोड़ देंगे तो ये 66 आएगा। तो xy को हम क्या लिख सकते हैं 10x + y लिख सकते हैं। अरे भाई अगर आपसे कहा जाए 54 जैसे मान लीजिए, अब 54 को क्या लिख सकते हैं, तो 5 को 5 गुणे 10 + 4 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते क्योंकि इकाई दहाई, ये दहाई है, दहाई मतलब इसमें 10 का गुणा करवा सकते हैं, तो इसमें 10 का गुणा करवा दे, और ये इकाई है, इकाई माने इसमें 1 का गुणा करवाएंगे, और 1 का गुणा करवाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे ही देखिए इकाई दहाई, ये दहाई है तो इसमें 10 का गुणा कर दे तो 10x हो गया, प्लस और इसमें ये इकाई है, इकाई में 1 का गुणा करवाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो +y। तो ऐसे ही जैसे 54 को मैंने 10 5 5 2 50 और +4 कर दिए, ऐसे ही इसको लिख दिए। अब अंकों को पलट देंगे तो yx हो जाएगा, yx को 10y + x लिख सकते हैं, और फिर दोनों को जोड़ेंगे तो 66। तो पहले समीकरण दूसरा समीकरण बन गया,
इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से तीसरा नंबर का हम अथवा वाला भी लगा सकते हैं। मैंने समीकरण बना दिया, आप लोग सॉल्व करना चाहें सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं आंधी से टूट जाने पर, यानी कि ऊंचाई और दूरी का क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं, आंधी से टूटने वाला है। तो इसमें देखते हैं एक क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एक पेड़ है। तो देखिए इसका चित्र पहले बनाते हैं हम लोग। चित्र कैसे बनाएंगे, तो आप सब जानते हैं, पहले जमीन बना लेते हैं। ये जमीन हो गया, और मान लेते हैं एक पेड़ ऐसे खड़ा था और आंधी आई तो ये पेड़ यहां से टूट गया, यहां से टूट गया, और ये जो ऊपर है ये इधर ऐसे लटक गया है। ठीक है, जो ये ऊपर था ये क्या हुआ, ये ऐसे लटक गया है। और कैसे हो गया, ऐसे हो गया है। अब ये लटक गया पेड़। अब क्वेश्चन में क्या है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाने लगता है। यानी ये 30 अंश का कोण बनाने लगता है, 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी तथा पेड़ के शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। यानी पेड़ के पाद की दूरी जहां शिखर छूता है इससे 8 मीटर है, यानी ये 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, पेड़ की टोटल ऊंचाई कितनी होगी। तो देखिए भाई, अगर आप इसकी लंबाई दिया है तो पहले इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। इसकी लंबाई दी है, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो सोचिए ये कौन सी भुजा होगी, ये हमारी कौन सी भुजा होगी, ये होगी कर्ण। और कर्ण को टच करके जिसको टच करेंगे ये हो जाएगा आधार। यानी 8 ये जो है ये क्या है भाई, आधार है। और कोण के सामने वाला भुजा ये क्या होगा, ये लंब होगा। इस तरह से हमने पता कर लिया। अब आप सोच कर देखिए, आधार दिया है, लंब ज्ञात करना है। तो आधार और लंब, आधार दिया है, लंब ज्ञात करना है। तो आधार और लंब किस में आता है, tan में आता है। तो आप सब समझ गए, tan का सूत्र लगाना है। तो tan थीटा बराबर क्या लग जाएगा, लंब बटे आधार। अब देखिए लंब बटे आधार लगा दिया मैंने। अब देखिए tan थीटा का मान क्या लेंगे, 30, क्योंकि 30 दिया है। लंब का मान हमें ज्ञात करना है, तो लंब ही रहने दीजिए, और आधार का मान हमें 8 दिया हुआ है। tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है, बराबर हो गया 8। अब तिरछा गुणा करवा दीजिए, तिरछा गुणा करवाइए। देखिए सॉरी, लंब ऊपर दिया है, तिरछा गुणा करवाएंगे तो या 8 को इधर भेज दीजिए ना, तो लंब का मान आ जाएगा 8/√3 ये आ जाएगा। देखिए 8 बटे में इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, और 8/√3 ये आ गया लंब का मान। तो इस तरह से लंब का मान हमने ज्ञात कर लिया। अब लंब का मान निकल गया तो कर्ण का भी मान निकाल लीजिए, क्योंकि लंब और कर्ण जब जोड़ेंगे तो ये पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी, क्योंकि पेड़ पूरा था। यानी ये पेड़ पहले इतना बड़ा था, फिर यहां से टूटा है और फिर यही पेड़ झुक गया है। तो पेड़ की लंबाई पूछ रहा है ना, यानी इसको और इसको जोड़ेंगे तब पूरे पेड़ की लंबाई पता चलेगी, क्योंकि ये पेड़ ऐसे है और आधा जो पेड़ था ऊपर ये टूटकर ऐसे लटक गया है। तो इसको जोड़ेंगे तभी पूरे पेड़ की लंबाई हमें पता चलेगी। तो देखिए आधा पेड़ का लंबाई तो पता चलेगा। अब कर्ण भी निकाल लीजिए। तो कर्ण कैसे निकलेगा, तो देखिए अगर आपको आधार दिया है और कर्ण निकालना है तो आपको लगाना पड़ेगा cos थीटा, क्योंकि आधार और कर्ण उसी में होता है। तो आधार बटे कर्ण हो गया। अब देखिए cos कितने अंश का मान लिखा है, थीटा का मान क्या है, थीटा का मान 30 है, बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान क्या दिया है, 8 दिया है, कर्ण तो हमें पता नहीं है। cos 30 का मान होता है √3/2 बराबर 8 बटे कर्ण। तिरछा गुणा करेंगे या 8 को इधर भेजेंगे तो 8 इधर गुणे में है, इधर जाएगा तो बटे में। तो कर्ण का इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा, कर्ण बराबर आ जाएगा 8 दूना 16/√3 आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा। तो इस तरह से कर्ण का मान निकल गया। अब लंब कर्ण जोड़ देंगे तो हमारा पूरा पेड़ निकल जाएगा। तो पूरा पेड़ बराबर हो जाएगा 8/√3 प्लस 16/√3। तो 16 8 कितना हो गया, 24/√3 हो गया। अब 24 को लिख सकते हैं 8 × 3 √3 भाई इसको लिख सकते हैं √3 का गुणा खाली 3 और खाली 3 का गुणा 8 में करेंगे तो 24 हो जाएगा, और बटे में √3 है ही। तो 24 को इस तरह से लिख सकते हैं, √3 से √3 कट गया 8√3, ये हमारा आंसर हो गया 8√3 मीटर। इतना मीटर का पेड़ था। तो इस तरह से हमारा आंसर निकल गया। तो ये देख लीजिए आप लोग। अब चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद में चौथे का अथवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उन्नयन कोड और अवनमन कोड दोनों दिया हुआ है। देखिए जो ये अथवा वाला क्वेश्चन है ये विद्या क्वेश्चन बैंक में सीधा सा दिया है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोड और अवनमन कोड, और इसका सॉल्व यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप सब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, और इसको देख लेना कि किस तरह से लगा हुआ है। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और चित्र भी आपका बना हुआ है और यहाँ पर बताया भी गया है पूरा का पूरा। तो इस तरह से आप लोग देख लेंगे।
इसके बाद हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका 5वां नंबर, वही चीज 4 वाला क्वेश्चन ये इंग्लिश में लिखा है। फिर 5वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो 5वें नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाकार ब्लॉक, 7 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घनाकार ब्लॉक है भाई, 7 सेंटीमीटर भुजा का एक घनाकार ब्लॉक है। इसकी प्रत्येक भुजा क्या है भाई, 7 सेंटीमीटर है। इस तरह से ये एक घनाकार ब्लॉक है और प्रत्येक भुजा इसकी 7 सेंटीमीटर है। कह रहे इसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है, इसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, तो अधिकतम व्यास अर्धगोले का क्या होगा भाई, तो ये 7 सेंटीमीटर ही होगा। तो 7 सेंटीमीटर हो गया। इस प्रकार बने ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अर्धगोला इस पर अध्यारोपित है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा इसका, तो आकृति का कुल पृष्ठ बराबर हो जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। देखिए इसके 7 फलक होंगे, 6 फलक इसमें होते हैं। 6 फलक में से एक फलक पर ये ऊपर वाला रखा हुआ है, तो बाकी कितने बचे, 5 फलक। तो 5 फलक का कितना हो गया, तो एक फलक का होता है ये स्क्वायर, तो 5 फलक हो गया 5 ये स्क्वायर, तो यानी कि 5 फलक का निकल गया 5 गुणे ये का मान क्या दिया है 7, यानी प्रत्येक भुजा 7 है, तो 7 का स्क्वायर, तो ये हो गया प्लस, तो ये तो एक फलक का हो गया, बाकी ऊपर वाले फलक का ये दिया है, यानी कि वृत्त मतलब अर्धगोला इस पर लिखा है, तो इस अर्धगोले का निकाल लीजिए। तो अर्धगोले का कितना आ जाएगा, तो अर्धगोले का होता है 2πr स्क्वायर, 2πr स्क्वायर हो गया, और प्लस इसके प्रत्येक कोने का जो कोना छूटा हुआ है भाई, एक आप इमेजिन कीजिए थोड़ा सा कि एक बॉक्स है, एक डिब्बा है, और उस पर आप एक कटोरा ऐसे ढक दें, तो इसका कोना दिखेगा, यानी घनाकार ब्लॉक का कोना दिखेगा, तो उस कोने का अलग से निकालना पड़ेगा। और कैसे निकलेगा, तो इस पूरे का क्षेत्रफल कितना है भाई, तो इसका है ये स्क्वायर माइनस, और वृत्त इसका वृत्तीय भाग ढका रहेगा, तो πr स्क्वायर ये रहेगा, ये वाला फार्मूला लगेगा। प्लस आप समझ सकते हैं कि r का मान क्या होगा, तो इसकी त्रिज्या होगी 7, तो यानी कि त्रिज्या हो जाएगी, r का मान हो जाएगा 7/2, तो इसमें r की जगह पर 7/2 आपको लगा देना है। तो r की जगह पर 7/2 और पाई की जगह पर पाई का मान लिख दीजिए 22/7, और ये का मान आप सब जानते हैं, ये बराबर तो 7 सेंटीमीटर दिया ही है, तो ये का मान दिया है 7, r का मान दिया है 7/2, और इस तरह से देखिए इसके 5 फलक का, देखिए भाई घनाकार ब्लॉक में 6 फलक होते हैं, जिसके एक फलक पर तो ये अर्धगोला रखा है, बाकी बचे 5 फलक, तो 5 फलक का क्षेत्रफल हो गया 5 ये स्क्वायर, प्लस जिस पर ये अर्धगोला रखा है, तो अर्धगोले का ये वक्र पृष्ठ जो दिख रहा है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो 2πr स्क्वायर होगा। और ये प्रत्येक कोना जो इसमें छूटा हुआ दिख रहा है, इस प्रत्येक कोने का क्या होगा, तो प्रत्येक कोने का होगा, देखिए इस पूरे का क्षेत्रफल निकाल लीजिए एक फलक का, तो ये हो गया ये स्क्वायर माइनस, और इस जो अर्धगोला रखा है इसका जो पृष्ठ है, आंतरिक नीचे वाला पृष्ठ, वो है πr स्क्वायर, तो πr स्क्वायर घटा देंगे तो ये कोने वाला क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब इस पर देखिए जहां जहां ये है वहां 7, और जहां जहां r है वहां पर 7/2, और पाई का मान 22/7 आप जानती हैं। इसको रख देंगे, जब इस पर रख देंगे तो ये पूरी तरह से आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन तक है ही इसमें, यानी 5 ही क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आते ही हैं। तो अथवा करके 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त की कोई जीवत 60 अंश का कोण में लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। देखिए लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का, देखिए भाई वृत्तखंड के क्षेत्रफल का देखिए ये का मान क्या दिया है, त्रिज्या क्या दिया है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर आपको त्रिज्या दिया है। ये तो क्वेश्चन हो गया, आप लोगों को रख के लगा लेना। तो r का मान दिया है 20 सेंटीमीटर, त्रिज्या दिया है, और थीटा का मान दिया है 60 अंश। अब आप लोगों को लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो दीर्घ वृत्तखंड लघु वृत्तखंड का कैसे निकलेगा, तो देखिए लघु वृत्तखंड बराबर हो जाएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा θ/360 गुणे πr स्क्वायर। इस फार्मूले पर रख देंगे, थीटा का मान 60 दिया है, 360 का मान, पाई का मान और r का मान यहाँ पर दिया है, और इसमें से √3/4 ये स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर, तो भुजा हो जाएगा त्रिज्या यानी r स्क्वायर। इस फार्मूले पर रख देंगे आप लोग तो लग जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जानते हैं ये हो गया हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल, और जो इसका मान आ जाएगा,
यानी लघु वृत्तखंड का जो मान आ जाएगा इसको पाई आर स्क्वायर में से घटा देना, तो ये दीर्घ वृत्तखंड का मान आ जाएगा। तो दीर्घ वृत्तखंड बराबर इस फार्मूले में जहां जहां थीटा है जो मान है वो रख दीजिएगा। देखिए पाई का मान आप जानते हैं, आर का मान दिया है 20 और थीटा पाई का मान आप सब जानते ही हैं, आर का मान दिया है, थीटा का मान भी दिया है, तो रख देना आ जाएगा आंसर। और दीर्घ वृत्तखंड बराबर कैसे आएगा, तो दीर्घ वृत्तखंड बराबर आएगा पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड। तो लघु वृत्तखंड का मान आप निकालेंगे, वही लघु वृत्तखंड के मान के जगह पर लिख देना। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर में से लघु वृत्तखंड घटाते हैं तो दीर्घ वृत्तखंड आ जाता है। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। और इस तरह से हमने सारे के सारे क्वेश्चन जितने क्वेश्चन थे वो सब सॉल्व कर लिए।